अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। केस टेकिंग के सिलसिले का आज चौथा लेक्चर है जो मैं रिकॉर्ड करने जा रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये आज आखिरी लेक्चर साबित होगा। लास्ट लेक्चर में मैं आपको कमी बेशी के हवाले से बता रही थी और टाइम मॉडलिटीज़ के हवाले से बता रही थी कि हमने लाजमी तौर पर अपने मरीज़ से ये बात पूछनी है कि उसकी इलामात में किस वक्त कमी आती है और किस वक्त ज़्यादती होती है। जैसे कि मैंने आपको काली कार्ब की मिसाल भी दी कि 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद इसकी इलामात बढ़ जाती हैं। इसी तरह लाइकोपोडियम हमारी मेडिसिन है जिसमें 4 बजे से लेकर 8 बजे तक इलामात का बढ़ना पाया जाता है। जितने भी साइकोसिस के मरीज़ हैं उनकी इलामात दिन के वक्त बढ़ती हैं और जितने भी सिफिलिस के मरीज़ हैं इनकी इलामात जो हैं वो रात के वक्त बढ़ती हैं। सल्फ़र के जो मरीज़ हैं इनकी इलामात बिस्तर की गर्मी से बढ़ जाती हैं, यानी रात के वक्त या दिन के वक्त जब वो बिस्तर में लेटते हैं या जब अपने आप को गर्म करते हैं तो उनकी इलामात में ज़्यादती होना शुरू हो जाती है। तो आपने पेशेंट से लाजमी तौर पर पूछना है कि उसकी इलामात में किस वक्त शिद्दत पैदा होती है, किस वक्त वो अपने आप को बेहतर महसूस करता है, और ये बात आपने लिख लेनी है कि एग्रेवेशन इस वक्त में हो रही है और कमी जो है वो इस वक्त में हो रही है। इसी तरह मौसम जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है केस टेकिंग में। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स की इलामात मरतूब मौसम में बढ़ रही हैं और वो आगे कहता है कि जैसे ही बारिशें होती हैं या जैसे ही सर्दी पड़ना शुरू होती है और बारिश का मौसम आ जाता है दरमियान में, जैसे कि हमारे यहाँ जनवरी में फरवरी में सर्दी के साथ बारिशें होती हैं, तो मेरी जितनी भी इलामात हैं वो बढ़ जाती हैं। तो इसका मतलब है कि वो मरतूब मौसम से नुकसान उठाता है और हमें उस वक़्त ये गौर करना है कि हमारी कौन सी मेडिसिन हैं जो मरतूब मौसम में इस्तेमाल होती हैं। डलकामारा, रोस्टॉक्स ये हमारी वो मेडिसिन हैं जो मरतूब मौसम में ज़्यादती होने पर इस्तेमाल की जाती हैं। इसी तरह एकोनाइट हमारी वो मेडिसिन है जिसका मौसम जो है वो है जब गर्मी जा रही होती है और सर्दी आ रही होती है, यानी सितंबर और अक्टूबर के महीने में जो बीमारियां आती हैं वो एकोनाइट के दायरे में आती हैं। और ब्राइनिया हमारी वो मेडिसिन है जो उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब सर्दी जा रही होती है और गर्मी आ रही होती है, यानी हम मौसम से भी मदद ले सकते हैं कि हमने अपने मरीज़ को कौन सी दवा इस्तेमाल करवानी है। बाद वक़्त मरीज़ जो है वो बताता है कि जब गरज चमक होती है, बादल बहुत ज़्यादा गरजते हैं तो उसकी इलामात में ज़्यादती होना शुरू हो जाती है। बात कहते हैं हम गर्मी में अपने आप को बहुत पुरसुकून फ़ील करते हैं, जब गर्मी होती है या हम सिकाई वगैरह करते हैं या गर्म जगह पर आते हैं तो हमारी इलामात में कमी होना शुरू हो जाती है। जैसे ही हम ठंडक में जाते हैं हमारी इलामात में ज़्यादती होना शुरू हो जाती है। और कुछ लोग ये बताते हैं कि ठंडक में उनको आराम आ रहा होता है और गर्मी से उनकी तकलीफ़ में ज़्यादती हो रही है। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए कि आर्सेनिक की तमाम इलामात को गर्मी से आराम आता है और एपिस मेलिफिका की तमाम इलामात को ठंडी चीज़ों से आराम आता है। जब तक आप मेडिसिन की मोडेलिटीज़ नहीं जानते हैं, जब तक आप मेडिसिन के करैक्टरिस्टिक सिम्टम नहीं जानते हैं, आप केस टेकिंग नहीं कर सकते। और केस टेकिंग अगर आप किसी तरह कर भी लेते हैं तो आप मेडिसिन की सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं। फिर हरकत ये भी एक बहुत अहम हिस्सा है हमारी केस टेकिंग का। मरीज़ आकर आपको कहता है कि डॉक्टर साहब मामूली सी भी हरकत करता हूँ तो मेरी इलामात में ज़्यादती हो जाती है। अब ये लीस्ट मोमेंट जो है ये ब्राइनिया में पाई जाती है। और जब पेशेंट ये कहता है कि बिल्कुल साकित हालत में लेटा रहता हूँ तो मुझे आराम आ जाता है, जैसे ही हरकत करता हूँ तकलीफ़ में ज़्यादती हो जाती है, तो हमें जानना है कि ब्राइनिया के अलावा कौन सी ऐसी अद्वियात हैं जिनमें हरकत करने से तकलीफ़ आती है और आराम करने से कमी आती है। फिर कुछ पेशेंट आगे कहते हैं कि डॉक्टर साहब जब मैं बैठी हुई हालत में होता हूँ तो मैं तकलीफ़ में होता हूँ, मैं जब उठता हूँ हरकत करना शुरू करता हूँ तो पहली हरकत मेरे लिए तकलीफ़ दे होती है, लेकिन जैसे जैसे चलता हूँ बॉडी गर्म होना शुरू होती है, मसल्स हरकत में आते हैं, मैं बेहतर होना शुरू हो जाता हूँ। तो हमारा काम है जानना कि हमारी कौन सी अद्वियात है जहाँ हरकत से बेहतरी आती है। मिसाल के तौर पर रोस्टॉक्स हमारी दवा है जिसमें हरकत से बेहतरी आती है। फिर मरीज़ की कैफियत हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कुछ मरीज़ जो हैं वो आपको बताते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है, समझ नहीं आती क्या करना है, उधर उठता हूँ उधर बैठता हूँ, सारी रात करवटें बदलता हूँ, कभी सरहाने की तरफ कभी पाइंती की तरफ। तो हमें जानना है कि हमारी कौन कौन सी अद्वियात हैं जिनमें बेचैनी पाई जाती है।
कैमोमिला के हवाले से ये बात कही जाती है, आपने दवा का नाम तो सुना होगा, कि ऐसे लोग जो पुरसकून होते हैं, जो किसी किस्म का वाह वेला नहीं करते, जिनको किसी किस्म की ज़हनी परेशानी नहीं मर्ज़ के दौरान होती, वो कैमोमिला के मरीज़ नहीं होते। क्यों? कैमोमिला का मरीज़ बेहद चिड़चिड़ा होता है, बहुत ज़्यादा शोर मचाता है, तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, दर्दें उसको पागल कर रही होती हैं, लिहाजा उतना ही वाह वेला मचाता है। और कुछ हमारे पेशेंट ऐसे होते हैं, जितनी मर्ज़ी तकलीफ़ हो, जैसा मर्ज़ी दर्द हो, वो बर्दाश्त का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ते। तो वो जो बर्दाश्त कर रहे होते हैं, वो कैमोमिला के पेशेंट नहीं होते। कैमोमिला का पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा शोर मचाता है, बहुत ज़्यादा हसास होता है। बिल्कुल इसी तरह गुस्सा और डर वगैरह जो है, ये भी आपने पेशेंट से लाजमी पूछना है, यानी आपने उसकी फीलिंग्स के हवाले से भी उससे बात करनी है। वो छोटी छोटी बातों से डर तो नहीं जाता। जब आप पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो आपको पता चलता है कि पेशेंट को तो मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ोबियाज़ हैं। कुछ को ऊंचाई का डर है, कुछ को पानी का डर है, कुछ अकेले रहने से डरते हैं, कुछ जो हैं क्राउड में जाने से डरते हैं, कोई सड़क नहीं पार कर सकता, किसी को इम्तहानों का डर है, कोई जो है डेंटिस्ट के पास, डॉक्टर के पास जाने से डरता है। वो डेंटिस्ट जब अपनी मशीन चलाते हैं दांत को ग्राइंड करने से, तो उनके असाब के ऊपर बुरा असर पड़ता है, उनका बीपी शूट कर जाता है और वो डेंटिस्ट से काम नहीं करवा सकते। इसी तरह इंटरव्यू का खौफ होता है। तो जब हम पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हम उसकी फीलिंग्स वगैरह के हवाले से भी उससे पूछते हैं कि जज्बाती तौर पर वो कैसा है, निडर है, बहादुर है, गमज़दा रहता है, गुस्सा आवर तो नहीं है, जल्दी गुस्सा तो नहीं आ जाता, गुस्सा आता तो क्या पी जाता है या बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार करता है, चिड़चिड़ा तो नहीं है। ये कुछ बातें पेशेंट के साथ जो लोग आए होते हैं वो भी आपको बता देते हैं और आपकी हेल्प कर देते हैं। इसी तरह आपने पेशेंट से उसकी प्यास के बारे में ज़रूर पूछना है। ये जो प्यास है बाद मामलात में हमारी बहुत मदद करती है। अब ज़ाहिर है प्यास से एक गर्मी के मौसम में प्यास लगना तो एक जेन्युइन बात है, लेकिन बात लोगों को शिद्दत की प्यास होती है। मर्ज़ की कैफियत में ये प्यास हमारे लिए दवा इंतखाब करने में बड़ी मदमावन साबित होती है। मिसाल के तौर पर अगर मरीज़ आके आपको ख़ुद बताता है या आप ख़ुद उससे पूछते हैं कि बुखार बहुत तेज़ है, प्यास तो नहीं लगती आपको, वो आपको अपनी प्यास के बारे में बताएगा। कोई कहेगा कि प्यास नहीं लगती, कोई कहेगा बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, कोई आपको बताएगा कि डॉक्टर साहब मेरा दिल चाहता है घटाघट पानी पी जाऊँ, कोई कहता है मेरा मुँह खुश्क रहता है, मैं गूंद गूंद पानी पीता रहता हूँ, प्यास भी लगती है। और जिस तरह मैंने कहा कि कुछ आकर बिल्कुल आपको बताएंगे कि डॉक्टर साहब प्यास बिल्कुल नहीं लगती। अब ये जो प्यास लगना या प्यास ना लगना, ये भी हमारे लिए दवा के इंतखाब में मददगार साबित होती है। प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, मैं मिसाल देने जा रही हूँ आपको, और आप घटाघट पानी पीते हैं तो ये ब्राइनिया के मरीज़ हैं। प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और आप घूंट घूंट पानी पीते हैं तो ये आर्सेनिक के मरीज़ हैं। प्यास बिल्कुल नहीं लगती है, ये पल्साटीला के मरीज़ है। तो देखिए प्यास का लगना या ना लगना ये भी हमारी मदद करता है। फिर जब हम मरीज़ को मुख्तलिफ़ अमराज़ में कहते हैं कि हमें अपनी ज़ुबान दिखाए, तो आप देखिए कि ज़ुबान की रंगत जो है वो भी हमें मर्ज़ के हवाले से ना सिर्फ इंडिकेशन दे रही होती है, बल्कि हमारी दवा का इंतखाब करने में भी हमारी मदद कर रही होती है। छोटी सी एक मिसाल दूंगी, अगर पेशेंट के ज़ुबान के ऊपर सफ़ेद रंग की तय चढ़ी हुई है तो हमारी बेहतरीन जो दवाइयाँ आती हैं जिनमें ये करैक्टरिस्टिक पाया जाता है कि ज़ुबान के ऊपर हर मर्ज़ के साथ सफ़ेद रंग की तय पाई जाती है, तो वो एंटम, क्रूडम और काली मेयोर है। लिहाजा ज़ुबान ने हमें बता दिया, एक करैक्टरिस्टिक सिम्टम हमें दे दिया और दवा के इंतखाब में हमारे लिए आसानी हो गई कि हमारी ये दवा बन रही है। फिर पेशेंट ग़िज़ा के हवाले से आप उससे पूछिए कि वो क्या चीज़ पसंद करता है। वो मीठा पसंद करता है, चटपटी चीज़ें पसंद करता है, बाज़ारी खाने पसंद करता है, गोश्त पसंद करता है, किस चीज़ से उसको एलर्जी है। और ये एलर्जी जो है ख़ुराक के हवाले से है, अद्वियात के हवाले से है, मौसम के हवाले से, ये आपने मरीज़ से लाजमी पूछना है कि मरीज़ को किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है। बाद लोगों को डस्ट एलर्जी होती है, बाद किसी ख़ास दवा से एलर्जिक होते हैं, जैसे कि वो एलोपैथिक अद्वियात का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बाद तिब की जो अद्वियात है उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते, बाद लोगों को अंडों से एलर्जी होती है, बाद लोगों को मुख्तलिफ़ चीज़ों से एलर्जी होती है। तो ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है कि मरीज़ को किस चीज़ से एलर्जी है या मरीज़ खाने पीने में क्या पसंद करता है। अब देखिए अगर पेशेंट जो है बेकरी आइटम पसंद करता है और उसके बाद उसकी तबीयत ख़राब होती है या मैदे के अमराज हमारे सामने आते हैं, तो हमें
पता होना चाहिए कि पल्साटीला हमारी वो दवा है जो बेकरी आइटम के बाद इस्तेमाल की जाती है। अगर मरीज़ चटपटे खाने का शौकीन है और हमें पता चलता है कि वो कब्ज़ का शिकार है या उसको मैदे के अमराज पाए जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि नक्स वामिका हमारी वो दवा है जिसके मरीज़ चटपटे खाने खाना पसंद करते हैं या बाज़ारी खाने खाना पसंद करते हैं। इसी तरह अगर पेशेंट ये कहता है कि मुझे मीठा बहुत पसंद है, तो हमें पता होना चाहिए कि अर्जेंटम नाइट्रिकम हमारी दवा है जिसके मरीज़ मीठा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये ग़िज़ा में पसंद नापसंद भी दवा के इंतखाब में हमारी मदद करता है। इसी तरह मरीज़ की नींद के हवाले से भी आप पूछ सकते हैं कि वो किस रात को पुरसकून सोता है, नहीं सोता है, मरीज़ को नींद सही आती है। अब देखिए, नींद के हवाले से मैं आपको मिसाल देने जा रही हूँ। जब हमारे पास बेड वेटिंग के पेशेंट आते हैं तो हम लाजमी तौर पर पूछते हैं कि बच्चा जो पेशाब कर देता है नींद की हालत में, वो किस नींद में करता है? पहली नींद में करता है, गहरी नींद में करता है, तीसरे पहर की नींद में करता है, ताकि हम अपनी दवा का इंतखाब कर सकें। और इवन हम यहाँ तक पूछते हैं कि बच्चे से या बच्ची से या उसकी माँ से कि बच्चे ने कभी ये बात कही कि मैं ख्वाब में पेशाब कर रहा था और बाद में मुझे पता चला मैंने बिस्तर पे कर लिया। यानी ये चीज़ भी दवा की सिलेक्शन करने में हमारी मदद करती है कि हमने किस दवा का इंतखाब करना है। इसके अलावा फिर अगर ख़वातीन हमारे पास आती हैं और हम ख़वातीन का इलाज करें, किसी भी हवाले से इलाज कर रहे हैं, एक्ने के हवाले से इलाज कर रहे हैं, कमर दर्द के हवाले से इलाज कर रहे हैं, इनफर्टिलिटी के हवाले से इलाज कर रहे हैं, तो दो चीज़ें जो हैं ख़वातीन से लाजमी पूछनी है। वो दो चीज़ें क्या हैं कि आया उसको पीरियड्स जो हैं वो बाकायदगी के साथ आते हैं, हैज़ जो उसको आ रहे हैं वो कोई मसला तो नहीं कर रहे, हैज़ जो है वो स्कंटी तो नहीं है, मेनोरेजिया तो नहीं है, मेट्रोरेजिया तो नहीं है, हैज़ किस कलर में आ रहे हैं, उनका कलर क्या है, दिन के वक्त फ़्लो ज़्यादा है या रात के वक्त फ़्लो ज़्यादा है। क्यों? हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन बताती हैं कि बाद ख़वातीन हमारे पास ऐसी आती हैं जब चलती हैं तो हैज़ जारी होता है, जब बैठती हैं तो हैज़ रुक जाता है। बाद को सिर्फ रात के वक्त हैज़ होता है, सारा दिन हैज़ नहीं होता। हैज़ दिक्कत के साथ तो नहीं आ रहा, लिकोरिया तो नहीं आ रहा। अगर एक लिकोरिया होता है सादा लिकोरिया आना, एक लिकोरिया होता है जो हमें बताता है कि ये क्रोनिक भी है और ये किसी मर्ज़ की वजह से यानी बैक्टीरियल या वायरल हो चुका हुआ है, उसकी वजह से ये लिकोरिया आ रहा है। तो लिकोरिया का कलर हमारे लिए पूछना बहुत ज़रूरी है। सफ़ेद रंग का है, येलो कलर का है, अंडे की सफ़ेदी जैसा है, दूध की सफ़ेदी जैसा है, सब्ज़ रंग का तो नहीं आ रहा, सुर्ख रंग का तो नहीं आ रहा। तो फिर ये हम लिकोरिया का कलर जो है ये भी मालूम करते हैं और उसके बाद फिर उस कलर की बुनियाद के ऊपर हम पेशेंट की दवा का इंतखाब करते हैं। इवन लिकोरिया में आपने ये भी पूछना होता है कि लिकोरिया पतला है, गाढ़ा है, खारिश पैदा तो नहीं कर रहा, छीलन पैदा तो नहीं कर रहा, इतना तो नहीं बह रहा कि बहकर एड़ियों तक जाता है। तो ख़वातीन में जब हम उनकी केस टेकिंग करते हैं तो फिर हम हैज़ और लिकोरिया के हवाले से डिटेल के साथ बात करते हैं और वहाँ से अपने मतलब की चीज़ें लेते हैं। ये मुख्तसर बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, वरना केस टेकिंग में तो आप रात को किस करवट के बल सोते हैं, आप सीधे सोते हैं, आप दाएं बाएं सोते हैं कि बाएं सोते हैं, आप अकरूं होकर बैठते हैं या आप सीधे होकर बैठते हैं, ख्वाब आपको किस तरह के आते हैं, आप डर तो नहीं जाते ख्वाब में, डरावने ख्वाब तो नहीं आपको आते, आपको वहम तो नहीं होते। वहम जो है ये हमारे पास जब मेंटल केसेस आते हैं तो उसमें ये हमारे पास फोबियाज़ वगैरह या डिलीरियम या डिल्यूजन या एलूजन वगैरह के जब मसाइल आते हैं तो फिर हमने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नोटिस करना होता है और इन चीज़ों के बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है। क्यों? वहाँ हमारे पास मेंटल सिम्टम्स आ रहे हैं और मेंटल सिम्टम्स को हमने बहुत ज़्यादा अहमियत देनी होती है। मैं एक बात बता के फिर मैं आपको बताती हूँ कि मेंटल सिम्टम्स को हम क्यों अहमियत देते हैं। ये चीज़ें आपने पेशेंट से पता करनी होती हैं कि उसको किसी किस्म के वहम या तहम्मात तो नहीं है, वो फ़र्दी कहानियाँ तो नहीं बनाता या उसको इस तरह की फीलिंग्स तो नहीं आती। जैसे हमारे बाद वक़्त पेशेंट आके कहते हैं कि मुझे यूँ महसूस होता है जैसे मेरे पीछे कोई चल रहा है या मुझे अपने जिस्म के ऊपर कोई चीज़ रेंगती हुई महसूस होती है या मैं डर जाता हूँ, मैं नींद में डर जाता हूँ या मैं ख्वाब में डर जाता हूँ, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो फ़ोबियाज़ हैं ये भी हमारी होम्योपैथी कवर करती है और इसमें भी हम केस टेकिंग जो है बहुत ध्यान से करते हैं। क्यों? इन फोबियाज़ के पीछे कोई ना कोई हिस्ट्री होती है जिसकी वजह से पेशेंट डर गया होता है, कोई गम होता है, किसी को खो चुका होता है मरीज़। लिहाजा ये फोबियाज़ जो हैं फिर किसी ना किसी पीछे
کہانی چلی ہوئی کا تسلسل ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اب جب ہم نے مریض کی ساری علامات لے لی، ہر طرح کی اس سے بات پوچھ لی، اب ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو کیٹیگرائز کریں۔ ایک چیز میں بھول گئی یہاں بتانا آپ کو، میں بتا دوں کہ بعض اوقات ہمیں پیشنٹ، جس طرح میں نے کریکٹرسٹک سمٹمز کی بات کی ہے نا، اسی طرح ہمارے پیشنٹ جو آ کر بعض اوقات ہمیں ایک ہی سمٹم بیان کرتے ہیں، یعنی آپ جو بھی ان کی ہسٹری لے لیں، جدھر سے بھی آئیں، وہ ہر طرف سے آپ کو اچھا جی کا سائن دے رہے ہوتے ہیں کہ کوئی خرابی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں، بس ایک ہی سمٹم ہے جس کو وہ بیان کرتے ہیں، اور آپ جتنا چاہے پیشنٹ کو قرید لیں، اس کے اندر سے آپ کچھ برآمد نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو پیشنٹ کی علامات بہت کم ہوتی ہیں، ایک آدھ سمٹم ہی ہمیں سامنے مل رہا ہوتا ہے، تو یہ ون سائیڈڈ ڈیزیزز ہوتے ہیں۔ ون سائیڈڈ ڈیزیزز وہ ڈیزیز ہوتے ہیں جن میں ہمارے پاس مجموعہ علامات نہیں ہوتا، جس میں ہمیں پیشنٹ سے کچھ نہیں مل رہا ہوتا۔ مثال کے طور پر پیشنٹ آگے آپ کو یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب باقی تو میں بالکل ٹھیک ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے، نہ معدے کا، نہ ذہن کا، نہ کسی اور چیز کا، بس میں پتہ نہیں مجھے کیا مسئلہ ہے، میں بار بار اٹھ کے ہاتھ دھوتا ہوں۔ اب یہ ہاتھ دھونا جو ہے ایک علامت ہے، اب اس کے پیچھے کوئی وہ ڈیفینیٹ ریزن بھی نہیں بتا رہا، کاز بھی نہیں آپ کو مل رہا، آپ کو کوئی چیز نہیں مل رہی ہے، تو یاد رکھیے اس طرح کے سمٹمز، اس طرح کی علامات جو بہت قلیل ہوتی ہیں، جو ہمیں کہ مرض کا پتہ نہیں دے رہی ہوتی، یہ ون سائیڈڈ ڈیزیز ہوتے ہیں، اور یہ سورا کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں پہ پھر آپ نے کوئی نہ کوئی اینٹی سورک میڈیسن استعمال کروانی ہوتی ہے، اس کے بعد سمٹم جو ہیں کلیئرلی ہمارے سامنے آ جاتے ہیں اور ہم مریض کا علاج کرتے ہیں۔ جب آپ نے یہ ساری ہسٹری اکٹھی کر لی، مریض کی علامات بھی مریض نے اپنی علامات دے دی، آپ نے جو کراس کویسچننگ کرنی تھی وہ آپ نے کر لی، آپ نے سب کچھ لکھ لیا، اب ان علامات کو آپ نے درجہ بندی کرنی ہے۔ ان علامات کو آپ نے درجہ بندی کے ذریعے جاننا ہے کہ کون سی علامات جو ہیں زیادہ ضروری ہیں، کن کے اوپر میں نے فوکس کرنا ہے۔ تو یاد رکھیے سب سے ضروری علامات جو ہوتی ہیں وہ مینٹل سمٹمز ہوتے ہیں۔ آپ کلینیکل اگر پریکٹس کرتے ہیں یا آپ کلینیکل پریکٹس کرنے جا رہے ہیں، تو آپ دیکھیے گا کہ جب مریض آ کر آپ سے علاج شروع کرواتا ہے اور آپ اس کے مینٹل سمٹمز کی بنیاد پر اس کے لیے کوئی میڈیسن سلیکٹ کرتے ہیں، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو مثال دی کہ آرسینک کے مریض بہت زیادہ بے چین ہوتے ہیں، وہ ریسٹ لیس ہوتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں، ساری رات کروٹیں بدلتے ہیں، اور فرض کیجئے وہ بخار میں مبتلا ہیں۔ اب مریض نے آپ کو بتا دیا کہ ساری رات بڑی بے چینی سے گزری، بخار بھی تھا، یہ بھی تھا، آپ نے اس کے مینٹل سمٹم میں اس کی ریسٹ لیس کو نوٹ کیا۔ اب ریسٹ لیس کے لیے ہمارے پاس بے شمار ادویات ہیں، لیکن جن میں ٹاپ گریڈ ہیں وہ ایکونائٹ ہے اور آرسینک ایلبم ہے۔ آپ نے آرسینک ایلبم پیشنٹ کو استعمال کروا دی، دوسرے دن مریض آپ کے پاس دوبارہ آئے گا، آپ اس سے پوچھیں گے کہ بھئی دوا کے بعد کیا فرق پڑا، وہ کہے گا آپ کو یہ دوا بخار بھی کور کرتی ہے، لہذا اس کے بخار میں بھی کمی آ سکتی ہے۔ بالفرض محال اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میرا بخار تو ٹھیک نہیں ہوا، لیکن ڈاکٹر صاحب میری جو بے چینی تھی وہ ختم ہو گئی، یعنی ہم نے اس کے مینٹل سمٹم کو پکڑ لیا۔ ہیرنگ کا لا آف کیور پڑھایا جاتا ہے ہمارے فرسٹ ایئر میں، اور جو لوگ پڑھ کے آتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہیرنگ کے لا کا کیا قانون ہے کہ سب سے پہلے دماغی علامات جو ہیں وہ روپوش ہوتی ہیں، وہ ختم ہوتی ہے، اور پیشنٹ اپنے آپ کو ذہنی طور پر پرسکون محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے مرض کی نوعیت کیا ہے، مرض کس قسم کا ہے، مرض نے کسی آرگن کو انوالو کر رکھا ہے، مرض نے کسی آرگن کو ڈیمیج کر رکھا ہے، یعنی یہ ساری علامات کے بعد آپ نے ان کی درجہ بندی کرنی ہے، اور آپ نے ان علامات سے جو اس نے آپ کے دی اس میں سے پھر چیدہ علامات کو آپ نے باہر نکالنا، پھر اس میں آپ نے کریکٹرسٹک سمٹمز کو جو پیشنٹ نے آپ کو دیے مد نظر رکھنا ہے، موڈیلٹیز کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، مریض کا کانسٹیٹیوشن آپ کے سامنے ہوتا ہے، آپ نے اس کو مد نظر رکھنا ہے، میازم کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ مریض اگر کوئی پیکیولر قسم کے آپ کو سمٹمز دے رہا ہے، جیسے کہ فرض کریں وہ آ کے آپ کو یہی کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے میرے پیٹ میں کوئی زندہ چیز حرکت کرتی ہے۔ اب یہ زندہ چیز کا حرکت کرنا صرف حاملہ آپ کو بیان کر سکتی ہے، کہ وہ بھی 5-6 مہینے کے بعد جب حمل 5 مہینے کا ہو جاتا ہے تو پھر وہ آ کے ڈاکٹر کو بتاتی ہے کہ اس طرح میرے پیٹ میں کوئی چیز حرکت کرتی ہے، تو وہ بچہ حرکت کر رہا ہوتا ہے جس کی حرکات وہ آپ کو بتاتی ہے۔ لیکن حاملہ کے علاوہ اگر کوئی آ کے آپ کو کہے کہ میرے پیٹ میں کوئی زندہ چیز حرکت کر رہی ہے، تو نارملی تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کا
پیکیولر سمٹم ہے جو وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ میرے پیٹ میں کوئی زندہ چیز حرکت کر رہی ہے، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سی میڈیسن ہے جس میں یہ خاص سمٹمز پایا جا رہا ہے۔ یا مریض اگر آپ کو یہی کہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یوں لگتا ہے کہ جب میں چلوں گا، جب میں چلتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میری ٹانگیں لکڑی کی بنی ہوئی ہیں یا شیشے کی بنی ہوئی ہیں، اور میں چلوں گا تو میری ٹانگیں جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گی۔ اب نہ تو ہماری ٹانگیں لکڑی کی بنی ہیں، نہ ہماری ٹانگیں شیشے کی بنی ہیں، لیکن یہ ایک سینسیشن ہے جس کو وہ بیان کر رہا ہے۔ لہذا اگر مریض سینسیشن ایز اف کا لفظ استعمال کر دے، اردو میں وہ کہے گا کہ مجھ کو اس طرح محسوس ہوتا ہے، جہاں کہیں مریض یہ بات کر دیتا ہے کہ مجھ کو اس طرح محسوس ہوتا ہے، تو وہ ہمارے لیے دوا کی سلیکشن کا باعث بن جاتا ہے کہ یہ وہ کریکٹرسٹک سمٹم ہوتا ہے جس کی بنیاد پر، ایک سمٹم کی بنیاد پر ہم جو ہے مریض کے لیے دوا سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میری ٹانگیں جو ہیں وہ لکڑی کی بنی ہوئی ہیں، جیسے کہ مجھے لگتا ہے کہ میری ٹانگیں شیشے کی بنی ہوئی ہیں، میں چلوں گا تو ٹوٹ جائیں گی، تو ہمیں پتہ ہے کہ ہماری دوا جو ہے وہ تھوجا ہے، اس کا کریکٹرسٹک سمٹم ہے، اس میں سینسیشن ایز اف میں یہ پایا جاتا ہے، تو ہم تھوجا کی سلیکشن کر جائیں گے اور تھوجا باقی سارے سمٹمز کو کور کر جائے گی۔ یا کچھ خواتین آپ کو آ کے بتائیں گی کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میرے اندر کوئی گولا ہے۔ ظاہر ہے اب گولے کا احساس جو ہے وہ بال نما بات کریں گے کہ وہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میرے اندر کوئی بال ہے، تو بال کا احساس جو ہے، جو سینسیشن ہے، یہ سپیا کو کال کرتی ہے۔ تو جب سینسیشن ایز اف ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارے لیے دوا کا انتخاب کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب مریض ہمیں موسم کے حوالے سے بات کرتا ہے، جس طرح میں نے ابھی کہا مرطوب موسم آرام، گرمی سے آرام، یا وقت کے حوالے سے ہمارے ساتھ بات کر رہا ہے کہ 4 بجے سے لے کر 8 بجے کے درمیان ہی میری علامات بڑھتی ہیں، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جتنی بھی اس نے علامات بیان کی ہیں، چاہے وہ گردے کی ہیں، چاہے دماغی علامات ہیں، چاہے پیٹ کے حوالے سے علامات آ رہی ہیں، چاہے جوائنٹس کے حوالے سے آ رہے ہیں، مخصوص وقت ہے 4 سے لے کر 8 بجے تک علامات کا بڑھنا، تو آپ آنکھیں بند کر کے لائکوپوڈیم کا استعمال کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں پیشنٹ جو ہے اپنے تمام سمٹم بیان کرتا ہے، ہم کیس ٹیکنگ بھی کر لیتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کس دوا کا انتخاب کریں، تو وہاں پر سائڈ جو ہے باڈی کی وہ ہماری مدد کر دیتی ہے۔ جیسے مریض اگر آگے یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میری رائٹ سائڈ جو ہے لیفٹ سائڈ سے کمزور ہے، اور میرے جتنے بھی مسائل آتے ہیں میری رائٹ سائڈ کے اوپر آتے ہیں، میری آنکھ میں درد رہتا ہے، رائٹ سائڈ کے سر کی طرف مجھے درد رہتا ہے، میرا رائٹ کندھا شولڈر جو ہے وہ انوالو ہے، میری پسلیاں جو ہے وہ انوالو ہو جاتی ہیں، رائٹ اووری میں تکلیف آتی ہے، رائٹ ٹانگ میں تکلیف آتی ہے، تو جتنی بھی میری رائٹ سائڈ کی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری سفر کرتی ہیں، اور آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ نے کیا کرنا ہے، تو آپ دیکھیے کہ آپ کی رائٹ سائڈڈ میڈیسنز کون سی ہیں۔ لائکوپوڈیم ٹاپ گریڈ میڈیسن ہے رائٹ سائڈڈ، ایپس میلیفیکا رائٹ سائڈڈ ہے، آپ ان میں سے کسی دوا کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ سینگونیریا جو ہماری میڈیسن ہے وہ رائٹ سائڈڈ میڈیسن ہے۔ اگر وہ اسی طرح لیفٹ کے بارے میں بات کرتا ہے تو دیکھیے کون سی ہماری میڈیسن ہے جو لیفٹ سائڈڈ ہے۔ بربرس ولگیرس ہے ہماری لیفٹ سائڈڈ میڈیسن، لیکسس ہماری لیفٹ سائڈڈ میڈیسن ہے، آپ ان میڈیسن کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو کیس ٹیکنگ کرنے سے پہلے، جس طرح میں نے پہلے لیکچر میں آپ کو کہا کہ آپ کو ہومیوپیتھی کے اوپر، آپ کو فلسفی کے اوپر، آپ کو میٹیریا میڈیکا کی پڑھائی گئی ادویہ کے اوپر اور خود سے پڑھی ہوئی ادویات کے اوپر آپ کو عبور حاصل ہونا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیے اگر مریض نے آگے بیان کر دیا، اپنی سمٹمز آپ کو بیان کر دیں، اور اگر آپ کو کوئی بھی ایک کریکٹرسٹک سمٹم مل رہا ہے تو آپ کے لیے دوا کی سلیکشن آسان ہو جائے گی۔ مجموعہ علامات اسی لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہم نے کس دوا کا انتخاب کرنا ہے۔ بعض اوقات ہمیں کوئی کریکٹرسٹک سمٹم نہیں ملتا، ہمیں کوئی پیکیولر سمٹم نہیں ملتا، ہمیں کسی قسم کی کوئی انڈیویجویلٹی نہیں مل رہی ہوتی، وہاں پہ پھر ہم مجموعی علامات کی بنیاد پر مریض کے لیے دوا کا انتخاب کرتے ہیں۔ کیس ٹیکنگ کے دوران پسینہ بھی بہت اہمیت رکھتا ہے، لہذا ہمیں مریض کے پسینے کے حوالے سے جو اس کی علامات ہوتی ہیں ان کو بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ بعض لوگوں کو کثرت کے ساتھ سر پر پسینہ آتا ہے، کچھ کو ہاتھوں میں آتا ہے، کچھ کو بغلوں میں آتا ہے، کچھ کا پسینہ بدبودار ہوتا ہے، کچھ کو پیروں میں بہت زیادہ پسینہ آتا ہے، لہذا مرض کے ساتھ پسینے کی جو علامات ہے وہ بھی ہمارے لیے اکٹھی کرنا بہت ضروری ہے۔ مجھے امید ہے کہ میں نے کوشش تو کی ہے کہ جس حد تک ہو سکے کیس ٹیکنگ کے جو پوائنٹس ہیں ان کا احاطہ کر سکوں، پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ بہت کچھ ابھی باقی رہ گیا ہے جو میں نے خود جان بوجھ کر بھی چھوڑ دیا ہے طوالت کی وجہ سے،
لیکن جتنا میں نے بیان کیا ہے اگر آپ اس کو ہی فالو کر لیں تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کیس ٹیکنگ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. جزاک اللہ.